क्या करना है, कंपेयर। अजय बताओ फोर्स कौन होता है, पीटी ग्राफ में फोर्स कौन होता है, स्लोप। कौन होता है? मैं तो यार देखो जब से आपने सर कैलकुलस पढ़ाया है ना, मैंने तो एक बात सीखी है कि डी वाई बाई डी एक्स होता है वाई एक्स ग्राफ का स्लोप। क्या होता है? बल्कि ऐसा बोलो वाई एक्स ग्राफ पर डालेगा टेंजेंट का स्लोप। सही बात है। तो आज मुझे फोर्स जानना था, फोर्स होता है डीपी बाय डीटी। तो स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ होगा कि नहीं होगा? अब आप नीचे ना इस डायग्राम को दोबारा बनाना, मैं इसी पे चेप रहा हूं। आप डायग्राम क्या उसी पे मत चेप देना, ऐसे करना और फिर ऐसे कर देना और फिर ऐसे कर देना और फिर ऐसे कर देना। स्लोप एट ए इज लेस देन स्लोप एट बी। देखो ना, ए पर स्लोप कम होगा, बी पे स्लोप। फोर्स एट ए इज लेस देन फोर्स एट बी। कहो ना। नोट कर लो उसको। देखिए डायग्राम दोबारा, हाँ दोबारा उसी पे ना चेप दे बेटा, वरना क्या होता है बाद में समझ में नहीं आता कि सवाल क्या था और जवाब क्या था। ये शाम वाली क्लास ज्यादा अच्छी है ना? दोपहर वाली कैंसिल करवा दे, खाना खा के आते नींद आती है ना, इसीलिए वो क्लास वहां पर है। उसी पे तो जीत दर्ज करनी है भाई हमें। बताइए भाई, सो के थोड़ी कोई किसी प्रकार की जीत मिलनी है। जीत मिलनी है कैसे, जग के। डन। क्वेश्चन ड्रॉ करें फटाफट तेजी से। 5-6 क्वेश्चन करवा रहा हूं, इससे एक प्रैक्टिस हो जाएगी, पता लग जाएगा सेकंड लॉ को यूज कैसे करना है ना। सेकंड लॉ को यूज कैसे करना है वही तो करना सिखा रहा हूं अभी। अभी एफ इजिकल टू डीपी बाई डीटी का प्रयोग करना सिखा रहे हैं भैया आपको, समझ गए? हाँ बेटा, वाई एक्सिस पर फोर्स है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। कौन सा ग्राफ दे दिया? ये एफ टी ग्राफ दे दिया। कौन सा? और पूछ क्या रहा है? चेंज इन मोमेंटम। मंसूबे समझ में आ गए होंगे। देखो चेंज इन मोमेंटम होता है इंटीग्रेशन एफ, देखो एस एस, ये लिख लो पहले, पूरा लिख लो। डन। चलो अब बेसिक से चलो, बेसिक से देखो, एफ बराबर होता है डीपी बाय डीटी। तो डीपी क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन एफ डीटी हुआ। तो चेंज इन मोमेंटम क्या, अच्छा दोनों तरफ इंटीग्रेशन है, तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर आ गया? इंटीग्रेशन एफ डी टी के। इंटीग्रेशन एफ डी टी कौन होता है? एरिया अंडर एफ टी। अच्छा ये बात मेरे बोलने से पहले समझ में आती है क्या? भाई कैलकुलस में सर आपने क्लियरली बता दिया था कि जो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप, इंटीग्रेशन मतलब एरिया, बताया था। डी वाई बाई डी एक्स मतलब वाई एक्स ग्राफ का स्लोप और इंटीग्रेशन वाई डी एक्स मतलब वाई एक्स ग्राफ का एरिया अंडर कर्व, बताया था। अब देखो क्या है, बेसिक बात तो है एफ बराबर डीटी बाई डी टी। कौन है? तो वहां से डीटी आ जाएगा, एफ डी टी आ जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा इंटीग्रेशन एफ डी टी। क्या आएगा? जो होगा एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। अब ये है एफ टी ग्राफ, क्या है ये? अब एरिया अंडर एफ टी ग्राफ निकालेंगे तो ये जो पूरा एरिया है, दोबारा बनाना है डायग्राम। उसमें दो एरिया इन्वॉल्व है, एक ट्रायंगल एक रेक्टेंगल। बोलो भाई, दोबारा बनाना है। हाफ इंटू बेस, बेस कितना हुआ? 4 इंटू हाइट कितनी है? 10, कितना हुआ ये? 20 हुआ क्या? इसे देखो बेस, अच्छा ट्रायंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका होता है बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? बेस और हाइट कितनी है? 20 प्लस 40 60। मोमेंटम है तो क्या यूनिट होगी? केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सोल्यूशन में दोबारा डायग्राम बनाना, मैं आ रहा हूं पीछे तक देखने। बेटा दूसरा बना लेना डायग्राम, तुम्हारे फायदे की बात है ना, बाद में नुकसान आ जाएगा, समझ नहीं आएगा सर दिया क्या था और क्या पूछा था।
ड्रॉ कर लिए? आज तो ऐसे क्लास बीत जाएगी पता ही नहीं लगेगा। और ढेर सारा कंटेंट हो जाएगा। अच्छा किया ही हमने क्लास लगा ली, है ना? मतलब ये समझिए 15 नवंबर तक ना आप स्कूल एग्जाम में काफी रिलैक्स हो जाएंगे। स्कूल में आपके कोई एग्जाम होंगे तो काफी पार्ट आपका कवर हो जाएगा, अच्छा खासा कवर कर लेंगे। लास्ट ईयर मैं कल देख रहा था डेट खोल के, हम लोगों ने 21 अक्टूबर को कंप्लीट किया था क्या? नहीं, 21 अक्टूबर को वो पढ़ रहे थे जो आज हम 11 अक्टूबर को पढ़ रहे हैं। यानी कि लास्ट ईयर हम सॉरी 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 जो हम आज पढ़ रहे हैं वो 21 अक्टूबर नहीं, सॉरी, उन्होंने लास्ट ईयर एनएलएम को कंप्लीट किया था 21 अक्टूबर को। हाँ तो हाँ देखो कवर, नहीं मैं भूल रहा हूँ कुछ। हाँ जल्दी सितंबर में, हाँ 21 सितंबर को वहां थे जहां हम कल थे, यानी कि हम 20 दिन लेट चल रहे हैं, 20 दिन लेट चल रहे हैं अभी, क्योंकि आप लोग 40 दिन लेट आए हैं। तो मैं 20 ही दिन कवर कर पाया हूँ, इतना पीछे इतनी मेहनत करके 20 दिन कवर कर पाए, लेकिन अभी एक्स्ट्रा क्लास लगा के हम कवर कर ले जाएंगे। चले, ये लो भाई क्वेश्चन है। हाँ जी चले आगे, सवाल लिखा? अब मुझे एक बात बता दो, इसने फोर्स पूछा है, क्या पूछा है? अच्छा ये बताओ फोर्स क्या है? एक रेट है, किसका रेट है? मोमेंटम का। किसके रेस्पेक्ट में? अच्छा टाइम के रेस्पेक्ट में रेट निकालते हैं तो कितने तरह के होते हैं? दो। कौन कौन से? एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज और पक्की बात है? जब एक इंस्टेंट पर पूछे तो, दो इंस्टेंट्स के बीच में पूछे तो, देख के बताओ कौन सा पूछा? ये देख के पहचानना आना चाहिए भाई, जिसको ये देख के पहचानना आता है वो क्या लिखेगा? एफ एवरेज बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, पी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। कहो ना? अब देखो शेरों, ध्यान से देखो, पी फाइनल इसका फाइनल, इसका अब देखो हमारा पहले बताओ टाइम की, बताओ टाइम फाइनल कितना है? 2, टाइम इनिशियल कितना है? 1। पक्का? ये कौन है मोमेंटम की? मशीन है। कौन है? कहते हैं इसमें टाइम की वैल्यू रखता जा और मोमेंटम की वैल्यू, पक्की बात है? तो एक काम करो जरा, टाइम की फाइनल वैल्यू रखो, 2 रखो, 6 आएगी, -1 रखो, 3। देखो जब 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6, और 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। 6 - 3 3, 3 अपॉन 1 3, 3 न्यूटन। 3। ये एक एवरेज फोर्स वाला क्वेश्चन कराया कि एवरेज फोर्स कैसे करना है। जल्दी से लिख ले, जल्दी से सोल्यूशन। सेकंड लॉ के सवाल बड़े आसान होते हैं, कुछ नहीं होता उनमें ऐसा। डन? सवाल लिखिए, पार्टिकल ऑफ मास 2 kg strikes perpendicularly on a wall and bounces back with same speed. If contact time is 0.1 second, find average force acting on particle. लिख लो सवाल, लिख लो। लाइट गई है, ऊपर तक देख के आओ कि बाकी सारी चीजें जो अननेसेसरी चल रही है उन्हें बंद करवा दो। बाहर भी अननेसेसरी जो चीजें चल रही है बंद कर दो।
फैन तो नहीं चल रहा कोई? राजेश जी, बाहर टीवी चल रहा है क्या? बंद कर दीजिए उसको भी। क्वेश्चन लिखा? क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक पार्टिकल है, उसकी लाइट भी बंद कर दीजिए राजेश जी, वो सब बंद कर दीजिए, वहां सब बंद कर दीजिए, जरूरत नहीं है वहां, तो सब बंद कर दीजिए, एक एक चीज बंद कर दीजिए, इधर भी। और ऊपर बोलिए जरा, ऊपर कोई प्रिंटर प्रिंटर नहीं लगा ले। यस, एक पार्टिकल है जिसका मास है 2 kg। पार्टिकल इसका मास कितना है? 2 kg। स्ट्राइक्स परपेंडिकुलरली ऑन अ वॉल, जाता है और वॉल पे जाके टकराता है, एंड बाउंसेस बैक विद सेम स्पीड 3 मीटर पर सेकंड। पहले तो एक चीज समझिए, जो इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं, इन सब सवालों में हमें करना क्या होता है, ये वॉल है और ये यहां से एक पार्टिकल आ रहा है, मास इसका m होगा, स्पीड इसकी v होगी, ये टकराएगा और टकरा के ये वापस जा रहा है, मास इसका m और कह रहा है उसी स्पीड से वापस जा रहा है। पहले तो ये बताओ, आने और जाने में क्या चेंज हो रहा है? मोमेंटम। क्या चेंज हो रहा है? फोर्स जब भी निकालना है पूरा फोकस किस पे ले जाओ? मोमेंटम पे। और उसने एवरेज फोर्स पूछा है, तो एवरेज फोर्स का मतलब है वो आपसे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि मोमेंटम का चेंज अपॉन टाइम कितना है, मोमेंटम का चेंज अपॉन टाइम कितना है। तो मुझे बताओ मोमेंटम का चेंज कितना होगा? ऐसे ऐसे समझो, ध्यान से समझना। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख दो, अगर वेक्टर फॉर्म में निकलना चाहो ढंग से तो ऐसा लिखो, पी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और वो तो 0.1 सेकंड उसने दे रखा है। सवाल पढ़ो। उसने बोला है एंड बाउंसेस बैक विद सेम स्पीड 3 में इफ कांटेक्ट टाइम इज 0.1 सेकंड। कितनी देर में हो गया ये खेल? यानी कि ये आया था इधर, चला गया इधर, कितनी देर में? 0.1 सेकंड। अच्छा ये बताओ फाइनल मोमेंटम कितना होगा? फाइनल मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी आई कैप माइनस मास इनटू वेलोसिटी माइनस। सर आप ये अचानक से आई कैप क्यों लगाने लगते हो? हमें डर लगने लगता है। भाई देखो क्या है, आसानी रहती है, आप आई कैप लगा ले तो डायरेक्शन वायरेक्शन भी मिल जाती है और गलती भी नहीं होती। अब देखो जब चीजें पूरी एक्स डायरेक्शन में है तो माइनस करने के लिए आई कैप से अच्छा क्या तरीका होगा? बोलो। अच्छा बताओ, आई आप फाइनल किधर हुआ? आई कैप, और इनिशियल किधर था? माइनस आई कैप। बोलो। दोनों को माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2mv आई कैप अपॉन में 0.1। मास कितना दिया है? वेलोसिटी अपॉन में न्यूटन आई कैप, न्यूटन। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 120 न्यूटन आई कैप। कौन आ गया? ये फोर्स। कौन आ गया? ये। और फोर्स भी कौन सा आया है? एवरेज। कौन सा आया है? एवरेज। क्या आप सबको बात समझ में आई? अब इसे मैं अगर इस सवाल को जल्दी करना चाहूं तो कैसे करूंगा? मुझे ये सवाल अगर कैसे करना हो तो मैं कैसे करूँ? एकदम फटाक से करना हो तो सवाल को देखते ही मुझे एक बात पता है, जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन पलट दी जाती है उसमें डबल का चेंज आता है। कितना चेंज आता है? डबल का। सोचो आपके पास -5 से अचानक से 5 आ जाए तो कितने का चेंज आए? 10 का। बोलो। आपकी वेलोसिटी 4 थी, अचानक से -4 हो गई, कितने का चेंज आया? 8 का। पहले 4 से 0 करने में 4 का चेंज लाओगे, फिर -4 और बनाने में 4 का और चेंज लाओगे कि नहीं लाओगे? तो किसी भी चीज को जस्ट पलट देते हैं तो कितने का चेंज आता है? एक बात बताओ लला, mv से या को -mv से एकदम से +mv बन गए हो। दोबारा सुनो, -mv से क्या बन गए हो? अब अगर -mv से एकदम से +mv बन जाओगे तो कितने का चेंज आएगा? 2mv का। कितने का? ये 2mv वाली बात आपको समझ में आई? ये जब मैंने आपको वेक्टर पढ़ाए थे तब भी समझाई थी ये बात। अब सुनो, यहां तो मुझे देखते ही पता लग गया कि -mv से mv हो गई, इसका मतलब कितने का चेंज आया? तो चेंज इन मोमेंटम में तो 2mv आना ही था। तो मैं तो जब इस सवाल को देखूंगा मैं देखते कहूंगा भाई -mv से बन गया mv, चेंज आ गया 2mv डिवाइडेड बाय टाइम, तो 2mv अपॉन 0.1 आंसर। हाँ भाई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी सब लिखने का।
हाँ, ये तो इसलिए तैयार कराता हूँ स्कूल में आप कर लो और जब आप पढ़ने बैठो तो आपको समझ में आए कि हाँ हमने किया क्या था। लेकिन इतना समय नहीं है, अपने को देखना आना चाहिए। अच्छा वेक्टर पलट गया, एकदम पलट गया, मैग्नीट्यूड नहीं बदला, कोई बात नहीं। कितने का चेंज आया? डबल का चेंज आया, डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लिख लीजिए इसको। सवाल तो लिख लिया था ना पहले? हाँ अब देखो, डायरेक्शन करने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा, उसके लिए तो यही मेथड है। बिना उसके तो कॉमन सेंस से करोगे। कैसे करोगे? जब बॉल जाके टकराएगी तो बॉल पे फोर्स किधर लगेगा? इधर ही लगेगा ना। अगर मैं तुम्हारे माथे पे बॉल दे के मार दूं तो बताओ तुम्हारे माथे पे किधर फोर्स लगेगा? ऐसे लगेगा, ऐसे। मेरे माथे पे ऐसे लगेगा अगर मेरे मेरे माथे पे कोई बॉल फेंक के मार दे। बोलो। हाँ, और बॉल पे किधर लगेगा? ऐसे। अभी दीवार पे आके बॉल टकराई तो बॉल पे किधर फोर्स लगा होगा? इधर। अब देखो बॉल का नेगेटिव मोमेंटम था, फोर्स इतना लगा कि नेगेटिव को तो जीरो कर ही दिया, साथ में कुछ पॉजिटिव भी दे दिया, मतलब फोर्स किधर लगा होगा? इधर। नहीं आया समझ में? हाँ, अभी बताओ मैं बॉल को उस दीवार पे दे के मारता हूं तो वो बॉल दीवार जो जो दीवार है बॉल पे किधर फोर्स लगाएगी? इधर। बोलो। कॉमन सेंस से कर सकते हैं। अग्रिम भाई का कुछ डाउट है? डाउट लेते हैं। अग्रिम भाई, ये जो क्वेश्चन मार्क टाइप करके डाउट पूछने वाला तरीका है, यही बेस्ट तरीका है, इसी से पूछना है। बोलो अग्रिम भाई। -120 तुम्हारी आवाज नहीं आई साफ साफ, बोलो, फिर से बोल दो। -120 नहीं आती है यहाँ पे। तुम लिख दो बेटा, आज तुम लिख दो। लगता है नियति को यही मंजूर है कि लिख लिख के डसे मुझे। -20 क्यों लिखेंगे? माइनस क्यों लिखेंगे भाई? है पॉजिटिव आ रहा है आंसर, और प्लस एक्स डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। हाँ, अभी अभी फोर्स किस पे निकालना होता? वॉल पर, दीवार पर। उसने किस पे पूछा है? पार्टिकल पर पूछा है। पार्टिकल पर तो इधर ही लगेगा ना, तो प्लस का ही आएगा, माइनस का क्यों आएगा? चले क्या आगे? देखो यहां पर अगर वो पूछे पार्टिकल पे किधर फोर्स लगा तो किधर लगा? इधर। समझ में? कॉमन सेंस है ना? और पार्टिकल ने दीवार पे किधर फोर्स लगाया बताओ? उधर। कितना लगाया होगा? इतना ही, जस्ट नेगेटिव, इतना ही जस्ट। न्यूटन थर्ड लॉ हुआ कि नहीं हुआ? चले। एक और सवाल है। ड्रॉ कर लीजिए क्वेश्चन। डायग्राम समझ आ रहा है? इस बार वो टेढ़ा आया है। कैसे आया है? टेढ़ा। कितने एंगल पर? 30 डिग्री पर आया है वर्टिकल के साथ, देखो ध्यान से, और टकरा के चला गया। फिर आगे की बात करनी है ना, फटाफट फटाफट, तेजी से ड्रॉ कर दे। छोटे छोटे सवाल कराए मैंने आपको। इसके बाद पढ़ना है फोर्सेस यूज्ड इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में कौन कौन से फोर्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स तो बता दिया था काफी सारा मैंने। वो मासेस वाली जो मिस्टेक थी इनर्शिया में, वो ठीक कर ली थी आपने? ठीक है, कहीं जो के तो नहीं चेप दी? चेप दी होगी बहुत सारों ने तो।
हाँ जी, चले क्या? देखो भैया, ऐसा है, ऐसा है, और कैसा है? ऐसा है, ऐसा है, 2 kg का है, 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, 30 डिग्री पे आ रहा है, और फिर 30 डिग्री पे जा रहा है, ऐसा, उतनी ही स्पीड से जा रहा है। टाइम कितना लग रहा है? 0.1 सेकेंड लग रहा है, यही है ना? अब फिर एक बात बताओ, क्या कह रहा है? फोर्स निकालो। अब यार फोर्स के लिए हमें भगवान की कृपा से क्या चाहिए? चेंज इन मोमेंटम चाहिए। टाइम तो रेडी है, टाइम कह रहा आई एम तो रेडी, कहीं से निकाल के ले आओ चेंज इन मोमेंटम। लेकिन मोमेंटम कौन है? स्केलर है कि वेक्टर है? होता अगर स्केलर, आज एमबी में से एमबी माइनस करके अब तक मैंने अंडा बिठा दिया होता। अरे बोलो, अभी आपको भी मैं याद ना दिलाऊं, देखो बेटा, मास इंटू वेलोसिटी 6, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी 6। देखो बेटा, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। ऐसे कैसे हो जाएगा 0? क्या चेंज हो गई मोमेंटम की? और वेक्टर सब्ट्रैक्शन तो ऐसे ही करना पड़ेगा, बढ़िया से दिमाग दिमाग लगा के। तो सुनो भैया, हम तो जानते हैं डेल्टा पी क्या होता है। अब देखो, आईजे के में रखने से काम नहीं चल रहा, आईजेके में करने से काम नहीं चल रहा, क्या करना पड़ेगा? चलो कुछ करेंगे। देखो जी, अरे क्या कह रहा हूं मैं, देख, अच्छा मुझे ना एक ट्रिक याद आ रही है। बस 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 बस, अब देखो, अरे देखो, अब देखो, आ रहे हैंगे, जा रहे हैं, आने वाले और ऐसे ही है ना? वर्टिकल के साथ एंगल 30 डिग्री बना है ना? वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना है? तो ये एंगल भी कितना होगा? और ये तो है 30। मैंने कहा कि हे एमवी, मैंने कहा कि तुमरे कर देते हैं दो कंपोनेंट। तुम तो आड़े टेढ़े हो, तुम्हारे बच्चे सीधे हैं। याद आ रहा है? कितनी सही घड़ी में हमने वेक्टर सीख लिया। आज बिल बिला रहे होते हैं हम। बताओ, कर दे कंपोनेंट, एमवी के कर दिए दो कंपोनेंट, इधर आएगा कूस। बोलो, अबे एमवी साइन 30, तेरी तो जैसी शक्ल थी वैसी की वैसी। अबे एमवी साइन 30, तेरी तो जैसी शक्ल थी, तुझमें तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ही नहीं है। नहीं है बात सुनने? इसका मतलब है कि एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम बदल नहीं रहा है। हालांकि मैंने ये चेंज इन मोमेंटम ना आपको करना सिखाया था जब वेक्टर का सवाल कराया था। वहां पे मैंने पी फाइनल माइनस पी इनिशियल रख के फिर पी इनिशियल को कहा था पलट, और फिर पलट के रिजॉल्व करके करना सिखाया था। वहां भी आंसर 2mb cos थीटा आया था। क्या आया था? लेकिन अभी मैं दूसरे तरीके से करना सिखा रहा हूँ, आईजेके से। किससे? कैसे किया मैंने? एमवी के कर दिए दो कंपोनेंट। तो मुझे बताओ पी इनिशियल कितना था, जल्दी से बता दो। सर मैं बता रहा हूँ, मैं एम वी साइन 30 था आई कैप में। किसमें था? और सर ये जो नीचे की तरफ है ना माइनस का एम वी कॉस 30, किसमें? नीचे की तरफ, इसलिए जे कैप नीचे की तरफ है, इसलिए कहो ना। फाइनल वाले से पूछो, भैया क्या कह रहे हो? क्या भैया मैं एक्स डायरेक्शन में तो बिल्कुल ऐसे, मेरी शक्ल बिल्कुल बदली नहीं। मैंने कहा भाई साहब सही बता रहा हूँ, बिल्कुल पिछली बार मिले थे जैसे पिछली बार थे, बिल्कुल गंदे बंदे से। और तुम ओ भाई साहब, भाई पलट गया भाई। क्या पी फाइनल पी इनिशियल दिखाई दे रहे हैं? अब क्या करेंगे? चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे।
अब चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करेंगे। अरे बोलो ना। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जे कट जाएगा, बचेगा mv cos 30 माइनस माइनस mv cos 30 मिलाकर हो जाएगा जे कैप। नहीं आया समझ में? आया नहीं समझ में? इसमें से इसको माइनस करूं तो mv sin 30 माइनस mv sin 30 क्या हो जाएगा? खत्म। लेकिन mv cos 30 माइनस माइनस mv cos 30 हो जाएगा mv cos 30 प्लस mv cos 30 आ जाएगा 2mv cos 30। क्या आ जाएगा? कहो ना। एक भैया आए, कहते इतने पापड़ काहे बेले? मैंने कहा ऐसे ही मन कर रहा था, क्या करें, घर में पापड़ खत्म हो गए थे, हमने बेल लिए। तुम्हें क्या मास कितना है? मास तो 2 है ना, वही तो इतनी देर से कहना चाह रहा हूं मैं, समझ गए? मास कितना है? 2। क्या लिखा था मैंने? 2 लिखा था मैंने। कुछ लोगों को 3 दिखाई दिया था, उन लोगों के लिए आंखों के डॉक्टर की सख्त जरूरत है। 6√3 जे कैप अपॉन में 0.1 60√3। क्या आपको सवाल समझ में आया? राजा बेटा ये एक बहुत पौराणिक सवाल है, पुराणों के काल से आ रहा है, समझ रहे? बहुत लोग पूछ चुके हैं सवाल। अच्छा मेरा क्या कहना है, इतने चक्करों में क्यों पढ़ना, लिखना भी खाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करना, आइए जरा उस पर थोड़ी चर्चा हो जाए। देगा इसे थोड़ा ओ टेढ़ा, समझ गए? टेढ़ा कंपोनेंट कर लेंगे, टेढ़ा कंपोनेंट कर लेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? अब जो ऐसा है उसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं, अब जो ऐसा है उसमें तो कोई, इतनी रामलीला करने की क्या जरूरत है? मुझे देख के समझ में आ रहा था एमवी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक नीचे कॉस आएगा एक साइन आएगा। एमवी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक कॉस आएगा एक साइन तो चेंज ही नहीं हुई। जब चेंज इन मोमेंटम पूछा जा रहा है और मोमेंटम का एक कंपोनेंट खुलेआम कह रहा है मैं बदलता नहीं हूं, तो उससे बात भी क्यों करनी? चल निकल ले। और mv cos 30 से बात की, और mv cos 30 से बात की तो mv cos 30 पहले कैसा था? नीचे, अब कैसा है? पलट गया ना। तो चेंज कितने का आएगा? डबल। तो आंसर आएगा 2mv cos 30। अरे बोलो ना। उस 2mv cos 30 को टाइम से क्या कर देंगे? डिवाइड। क्या आ जाएगा? 4। कहो ना। तो देखो सवाल वही है, तरीका वही है, लेकिन अपने दिमाग को तैयार करना है उस प्रोसेस को जिसको मैंने 2 स्लाइड्स में लिख के किया, उस प्रोसेस को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जल्दी करने के लिए तैयार करना है। क्या आपको बात समझ में आई? लिख लीजिए इसको। लेकिन ये तो केवल 30-30 पे काम करेगी ट्रैक, इसमें तो कर ही सकती है। प्रतिष्ठा जी ने एक बात और बताई, देखो ध्यान से देखो, ये कौन है? एमवी। ये कौन है? एमवी। हम क्या करेंगे? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करना चाहेंगे, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करने के लिए क्या करते हैं? पी इनिशियल को पलट देते हैं, पी इनिशियल को, तो दोनों ऐसे हो जाएंगे, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 60। कितना? फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, एक बार पी इनिशियल को पलट दिया, पी इनिशियल को, देखो पी इनिशियल ऐसा है, पी फाइनल ऐसा है, एक बार पी इनिशियल को पलट दिया तो ये कौन है? माइनस का पी इनिशियल। कौन है? इस माइनस के पी इनिशियल को इस पी फाइनल में क्या करना है? ऐड। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है कि नहीं है? इसका वर्टिकल के साथ दोनों का एंगल, इसका एंगल कितना है? 30। इसका एंगल कितना है? दोनों के बीच का एंगल कितना है कि नहीं है? दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, उन दोनों का रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा कि नहीं आएगा? √3 टाइम्स आएगा कि नहीं आएगा? इसकी शक्ल देखना जरा, क्या है ये? √3 टाइम्स ही तो आया है। 6√3 आया है कि नहीं आया है? लाला ये कौन था? 6। ये कौन था? 6। फाइनल आंसर कौन आया? 6 वो भी एक तरीका है, उससे भी कर सकते हैं। लिख ले इसको फटाफट। अपने को तो क्या करना है? चेंज इन मोमेंटम निकालना, और टाइम से क्या करना है? डिवाइड। अपने को तो क्या करना है? चेंज, और चेंज इन मोमेंटम में क्या लगाना है? वेक्टर सब्ट्रैक्शन। क्या लगाना है? अब चाहे रिजॉल्व करके कर लो, चाहे पलट करके कर लो, चाहे आई जे के से कर लो, सबसे आंसर क्या आएगा? सेम। लोग कह रहे हैं ये लॉज ऑफ मोशन का सवाल है, मैं कह रहा हूं भाई लॉज ऑफ मोशन का है ही नहीं, ये तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का सवाल है। किसका सवाल है?
उन लोगों से मुझे गहरी सहानुभूति है जिन्होंने वेक्टर सही से नहीं पढ़ा था। डन। बोर तो नहीं हो रहे आप? बता देना बोर वोर हो तो है। एक आधी शक्ल वकल बना के दिखाऊंगा और क्या करूंगा मैं। गरीब आदमी, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे, क्या करें भाई। बच्चों को पढ़ाने के लिए भैया क्या नहीं करना पड़ता, शक्लें बनानी पड़ती हैं, क्या कह रहा है, पार्टी देनी पड़ती है। हाँ। अब यहां पर फोर्स किस पर पूछा? बॉल पर। अगर बॉल पर पूछा तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। देखो ये कॉमन सेंस की बात है। बॉल आके टकराई, ऐसे चली गई, उसमें फोर्स किधर लगा होगा? ऊपर। और जमीन पे किधर लगा होगा? नीचे, है ना। जल्दी से लिख दो बस, जल्दी से। कैसे समय बीत जाता है ना। 1 घंटा हो गया, बताइए। हाँ 1 घंटा हो चुका है। चले। अब मेरा और आपका बढ़िया सिंक जम गया है। आपको भी क्लास में बैठने का शौक। आपने नोटिस किया इतने दिनों से क्लास में मुझे बहुत ही कम लोगों को टोकना पड़ता है। अब आपको ना इतने दिनों में क्लास में बैठना आया है। क्लास में बैठते कैसे हैं, ये ट्रेनिंग ही नहीं हुई थी आपकी कोविड की वजह से। अब जाके आपकी ट्रेनिंग हुई है कि हाँ भाई क्लास में बैठा कैसे जाता है, क्लास में बैठने के नियम क्या है। वरना तो अभी तक आप कुछ भी करते रहते थे क्लास में। हर क्लास में एक आधे को चटकाना। ऑनलाइन वाले भी सीख गए हैं, बढ़िया वीडियो चालू करके एकदम जो है अपने चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा लेके बैठे रहते। आ रहा हूं मैं 22 तारीख को, आ जाऊंगा वहीं पे। हाँ मिलूंगा तुम्हें 22 तारीख को, वहीं मिलूंगा हरिद्वार। इन लोगों को मैं दिवाली पे दूंगा। हाँ चले, आगे चले, चलो। चलो पहले आपको एक चीज सिखाते हैं। अब एक बढ़िया चीज सिखाए, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूं कि हाँ फोर्सेस करा देता हूं पहले, है ना। फोर्सेस यूज्ड इन मैकेनिक्स। तो पहले फोर्सेस यूज्ड इन मैकेनिक्स करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन और करेंगे। चल, तो लास्ट क्लास में अपनी चर्चा हुई थी फोर्सेस यूज्ड इन मैकेनिक्स पर, हुई थी कि भाई मैकेनिक्स में कौन कौन से फोर्स इस्तेमाल है ना। चल, तो ये थ्योरेटिकल डिस्कशन है, इसको निपटा देते हैं पहले, और लिखने वाला टाइम पूरा सेव कर लेते हैं। आ जाओ। मैंने बताया था 2 तरह के फोर्स होते हैं, फील्ड फोर्स और फील्ड फोर्स वो होता है जो बिना छुए लग जाते हैं। हमारे सिलेबस में 11th क्लास में एक ही फील्ड फोर्स है, ग्रेविटेशनल। कौन है? बचे दोनों फील्ड फोर्स कहां पढ़ने? क्लास 12th में। बाकी सारे फोर्सेस जो हमें पढ़ने अभी वो है सारे कौन? टेंशन फोर्स, धागा बांधोगे नहीं तो खींचेगा कैसे? हाँ भाई, ये आज हमने धागा वागा सब ला के रखा है यहाँ पर, ठीक है। जब तक ये सोचो ना, ये धागे को छोड़ दूं तो ये इसको खींच पाएगा क्या? संभाल पाएगा क्या? तो ये धागा असल में इस समय कौन सा फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है? टेंशन। कौन सा?
टेंशन फोर्स लगा रहा है, तो टेंशन के लिए टच चाहिए कि नहीं चाहिए? नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल। ये देखो भाई, मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है। आज इस इंक्लाइन प्लेन पे आपको एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाएंगे हम। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इसे इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं हमारे यहाँ। ये आगे क्या लगा इसमें? ये आगे इसमें जो है एंगल नापने के लिए लगा रखा है, इसमें एंगल की रीडिंग्स है। क्या है? एंगल की। इस पे हम ब्लॉक रख दिया करते हैं। क्या रख दिया करते हैं? देखो, जो डायग्राम मैं वहां बनाता हूँ एज इट इज दिखाई दे रहा है, और ये ब्लॉक इस पे क्या करते हैं? स्लाइड। तो ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ना हमारे यहाँ। इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा है, वो स्लाइड कर रहा है, वो ये सेटअप है। आई बात समझ में? मैं आपको ये रख के थोड़ा सा दिखाता हूं। अब फ्रिक्शन फोर्स, वेट, इन सब की थोड़ी सी डायरेक्शन समझाता हूं, क्योंकि अभी हमें इस सब की जरूरत पड़ने वाली है। नहीं दिख रहा ना? अभी दिखेगा, दिखेगा, सब दिखेगा। रावण को बुलाना पड़ेगा। गेट खुला है, बाहर कोई सड़क से जा रहा होगा, घबरा जाएगा बेचारा। बोले क्लास चल रही है क्या? रामलीला चल रही है? आइए, सेटअप दिखाई दे रहा है? इतना क्लियर तो डायग्राम नहीं होता भाई किताब में। वाह जी वाह, वाह वाह। चलिए, अब पहले यहां पे कुछ एनालिसिस हो जाए फोर्सेस का। मैं इस पेन से आपको सब तरह के फोर्सेस समझाने जा रहा हूं। ये पेन है मेरे हाथ में, मैं इससे सारे फोर्सेस की डायरेक्शन बताऊंगा। ये ले लेता हूं, ये थोड़ा ज्यादा विजिबल होगा, स्टाइलस है ना। चलो जरा देखिए, ये जो आपका ब्लॉक है, इसका वेट इस समय ऐसा है। देखो ध्यान से, कैसा है? ऐसा। ऐसे का क्या मतलब है? कंप्लीटली वर्टिकल, कंप्लीटली। ठीक बात है। ये यहां पर इस जगह पर दोनों का क्या हो रहा है? कांटेक्ट। क्या हो रहा है? दोनों का कांटेक्ट। और उस कांटेक्ट की वजह से दोनों के बीच में लगेगा एक कांटेक्ट फोर्स, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। वो नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऐसा लगेगा, देखो ऐसा, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। और इस वेज पे किधर लगेगा? क्या आपको बात समझ में आई? क्या ये नॉर्मल रिएक्शन अब लगेगा? क्या अब लगेगा? क्या टच जरूरी है? क्या जरूरी है? समझ गए? ओके। फ्रिक्शन कैसे लगेगा? देखो, फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, ये पीछे की तरफ लग रहा है, ये डायरेक्शन ऐसी लगेगी, इस सरफेस पे लग रहा है, बिल्कुल इस सरफेस पे पीछे की तरफ लग रहा है, इस समय सफिशिएंट फ्रिक्शन लग रहा है, इसलिए रुका हुआ है, इसलिए ये इस तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। ये फ्रिक्शन इसको स्लाइड होने से रोक रहा है। समझ गए? अभी ऐसा हो तो लगेगा क्या फ्रिक्शन? क्या जरूरी है? टच जरूरी है। बिना टच किए तो फ्रिक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स। टेंशन कैसा फोर्स है? एक एक एक, एक छोटा सा हम यहाँ पे, ये मेरे हाथ में वेट है, दिखाई दे रहे हैं? दिख रही है? अरे वाह, दिख तो लग ही रहा है? अब तो बहुत अच्छी चीज आ गई है अपने हाथ में भाई, अब तो अपन कमाल कर देंगे। क्या कह रहा है? मान जा नालायक।
ऑलमोस्ट बराबर हो गए। हाँ जी, इस समय ये जो वेट है, ये जो दिखाई दे रहा है इस तरफ, दिखाई दे रहा है सबको? सबको इस तरफ ये वेट दिखाई दे रहा है? ये जो वेट है, ये जो वेट आपको दिखाई दे रहा है, इस वेट की खास बात ये है कि इस वेट पर नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा mg sin थीटा। क्या लग रहा होगा? mg sin थीटा। अभी मैं आपके सामने mg के कंपोनेंट करूंगा और mg के कंपोनेंट करके mg sin थीटा यहां पर बना दूंगा। अच्छा, तो मैं बोर्ड तो मेरा चला ही गया, कोई बात नहीं, अभी बनाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। क्या बन रहा है यहां पर? उस mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा है इस तरफ लगने वाला, इस तरफ लगने वाला फ्रिक्शन और इस धागे में आने वाली टेंशन। ये बाबूजी जो इधर दिखाई दे रहे हैं, ये बाबूजी पर फोर्स लग रहा है नीचे, जिसे हम कहते हैं वेट, और ऊपर क्या लग रही है? क्या आपको टेंशन फोर्स दिखाई दे रहा है? क्या आपको वेट दिखाई दे रहा है? क्या आपको वेट का इधर एक कंपोनेंट दिखाई दे रहा है जो चाहता है कि ये नीचे चला जाए? देखो, ये वेट का कंपोनेंट नीचे लेके जा रहा है इसे धीरे धीरे, मैंने जैसे कम किया, समझ रहे हैं ना? और ये मैंने इसको थोड़ा सा पकड़ के, एक्चुअली सफिशिएंट फ्रिक्शन है इसलिए ऐसा वो रुक जा रहा है कहीं पे भी, समझ रहे हैं? वैसे उसे रुकना नहीं चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन एक्चुअली इस सरफेस पे सब जगह इक्वल नहीं है, इसलिए वो कहीं पे रुक रहा है, कहीं पे नहीं रुक रहा है। खैर, आपको कुछ बात समझ में आई? वेट, अच्छा ये बताओ इसका वेट कैसा होगा? ऐसा होगा ना, पूरा वर्टिकल। उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, एक होगा इस प्लेन के, जो अलोंग वाला है वो इसे खिसका के कहां लाना चाह रहा है? रोक कौन रहा है? टेंशन। और कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन। इसे नीचे कौन लाना चाहता है? वेट। इसका वेट, इसका वेट नहीं, इसका वेट इसे नीचे लाना। और इन इतने सारे फोर्स लग रहे हैं, टेंशन लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, सब लग रहा है, इन सारे फोर्सेस में वो कौन से फोर्स है? वो कौन सा फोर्स है जो बिना टच किए लग जाएगा? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा बाकी सारे फोर्सेस को लगाने के लिए आपको टच करना पड़ेगा। क्या आपको बात समझ में आई? क्लियर है? आपको पूरी बात समझ में आ गई? हाँ जी, ओके। अब हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे तो हमें थोड़ी बहुत फीलिंग आएगी कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था, फील्ड फोर्स है। क्या बताया था? फील्ड फोर्स है। बात हो गई थी अपनी? कैसा फोर्स है? फील्ड फोर्स। ओके। वीकेस्ट फोर्स है, पिछली क्लास में बात हो गई थी। बाकी सारे फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बताए थे। सबके सब इससे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग। जब मैंने फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर पढ़ाया था आपको, कब? फिजिक्स एंड फिजिकल वर्ल्ड में, वहां पे बताया था नेग्लिजिबल फॉर स्मॉल मासेस, छोटे मासेस के लिए कोई मतलब नहीं, बताया था। दोनों बैठे थे, दो लोग, कोई अट्रैक्शन नहीं था उनके बीच में। हाँ, लेकिन बहुत बड़े मास और एक बहुत छोटे मास को पकड़ लोगे तो ठीक ठाक फोर्स लगने, और वो जो बहुत बड़े मास का फोर्स होता है वो जनरली किसी प्लैनेट का फोर्स होता है जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटी। हमेशा अट्रैक्टिव होता है, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, पिछली क्लास में समझाया था। अगर एक मास दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, दूसरा भी पहले को उतने ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। हमें सेंट्रल फोर्स है, सेंटर को मिलाने वाली लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगता है। प्लेनेट के अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? ग्रेविटी। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या हुआ? दो मासेस लिए, दोनों के बीच, दोनों को मिलाया, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला होगा Gm1m2 अपॉन r²। ये पिछली क्लास में सब बातें हो गई थी। अब मैंने बताया था ये जो फॉर्मूला है ना Gm1m2 अपॉन r², ये केवल पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है। पॉइंट मास का क्या मतलब होता है पहले वो समझ लो। देखो, जब मेरे और अर्थ के बीच में फोर्स लगता है ना तो मैं पॉइंट मास होता हूं। पूछो क्यों? अर्थ के रेस्पेक्ट में तो पॉइंट मास ही हूं ना। अरे बोलो ना। दुनिया में कोई पॉइंट मास नहीं है, एक मच्छर की भी डायमेंशंस है, और ना देखी जाए
अगर डिस्टेंसेस के रेस्पेक्ट में बात की जाए, 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर एक मच्छर रहता है, क्या बताओगे? और उस मच्छर की लेंथ 2 mm है। जब 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे रहता है तो मच्छर एक पॉइंट मास हो गया ना? लेकिन मैं बोलूं जमीन से 3 mm की ऊंचाई पर मैंने एक मच्छर को देखा, अब मच्छर की जो हाइट है वो सिग्निफिकेंट हो गई ना, क्योंकि 3 mm के सामने 2 mm की तो बात करनी पड़ेगी ना। लेकिन 2 किलोमीटर के सामने कोई 2 mm की बात करता है, अच्छा नहीं लगता। अंबानी जी, आपके खाते में मैंने 1500 करोड़ रुपए और साथ में 21 रुपए डाल दिए हैं। नहीं आई बात समझ में? जब 1500 करोड़ की बात होगी तो 21 रुपए की बात बोलो। ईश्वर करे आप इतने बड़े आदमी बने, क्या आप 21 रुपए की बात करना बंद कर दें? 21,000 रुपए की बात करना भी, लेकिन ये बंद कर पड़ते हैं जब हम उससे बड़ी वैल्यूज में डील करने लगते हैं। बोलो ना, जब उससे बड़ी वैल्यूज में डील करने लगते हैं तो छोटी वैल्यूज हमारे लिए क्या हो जाती है? नहीं। एग्जैक्टली वैसे ही पॉइंट मास नाम की कोई दुनिया में चीज नहीं है, लेकिन जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो और ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस बहुत कम हो तो मुझसे क्या कहने लगते हैं? हाँ बोले। ओके, तो जो न्यूटन का लॉ है G(m1m2 r²) जो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, किसके लिए वैलिड है? तो पॉइंट मासेस के लिए, या फिर दो स्फेरिकल मासेस के लिए। किसके लिए? दो उन पे भी लग जाएगा, ऐसा नहीं है उन पे नहीं लगेगा, उन पे भी। सर एक बालक पिछली क्लास में आया कि सर फिर तो इन दोनों के बीच में तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। मैंने ये कब कहा नहीं लगेगा? फोर्स लगेगा लेकिन इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा। दोबारा सुनो, मैंने क्या कहा? भाई ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन तो लग ही रहा है ना भाई, समझ रहे हो? तुम्हारी शक्ल अजीब सी है, हाईली इरेगुलर है, देखो स्वीकार लेना चाहिए। अब कोई क्या लगेगा तुम्हारा तो किसी में लगाएगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगा, लेकिन हाईली इरेगुलर है इसलिए फॉर्मूला वो वाला नहीं लगेगा। नई बात समझ में? वो शिवरामनानी का बेटा है, ये बेटा गोल मटोल है बिल्कुल। यू कैन इमेजिन हिम एज अ स्फीयर, थोड़ा बहुत लग जाएगा इससे। हाँ, एब्सोल्युटली स्फेरिकल हो तो बात अलग है। बुरा दूंगा तो मान जाओगे तो क्या करोगे? चले आगे। जी की वैल्यू क्या हो गई? 6.67 इंटू 10⁻11। जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगाती है उसे क्या कहते हैं? वेट। क्या कहते हैं भैया? देखना जरा, नीचे मास है, इसके ऊपर एक छोटा सा मास है कि नहीं है? धरती माता ने हम पे लगा दिया नीचे एक ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लगा दिया? एक थोड़ा इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको पढ़ाना चाहूंगा, उसके बाद हम टेंशन फोर्स के पास चलेंगे। आ जाओ थोड़ा समझिए। देखो ये रही हमारी अर्थ, सारे लोग जरा ध्यान से समझेंगे। ये है अर्थ का सेंटर, ये रहा एक मास, धरती माता उस पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगाती है। मजे की बात यह, हम भी धरती माता पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, और आपको एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बता देता हूं कितना है। हमारे और धरती माता के बीच का सेपरेशन होता है RE। क्या होता है? RE का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। क्या होता है? तो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ये सेपरेशन है जिसे हम RE कहते हैं। ये है मास ऑफ अर्थ और ये है स्मॉल m। क्या है ये? स्मॉल m मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। बोलो। तो दोनों के बीच में धरती माता जो फोर्स लगाएगी G(m1 m2 अपॉन r²), G(m1 m2 अपॉन r² लगाएगी कि नहीं लगाएगी? पक्का? ये वो फोर्स है जो धरती माता हम पे लगाती है। हालांकि अभी ये सब फोर्स और ग्रेविटेशन पूरा देखो, अपने सिलेबस में दो ऐसे फोर्स है जिसपे हमें बहुत डिटेल में पढ़ाई करनी है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक फ्रिक्शन फोर्स, बहुत डिटेल में। इसलिए फ्रिक्शन को NLM के साथ एक अलग पार्ट बना रखा है, हाँ, और ग्रेविटेशनल फोर्स का तो पूरा चैप्टर बना रखा है। समझ रहे हैं? ग्रेविटेशन एक पूरी यूनिट है, हालांकि है 4 ही लेक्चर की, लेकिन पूरी यूनिट है, वो भी हमें पढ़नी है। तो अभी तो बेसिक सीख ले कि भाई देखो दो मास थे, एक धरती माता और एक हम। हमारा मास कितना था? m। धरती माता का मास ऑफ अर्थ me। बोलो। हमारे और धरती माता के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी थी? RE, रेडियस ऑफ अर्थ के लगभग बराबर। वो हमने रख दिया, यहाँ पे रख दिया। अब सुनो, धरती माता हमें इस फोर्स से नीचे की तरफ क्या करती है? एक्सेलरेट। देखो ये धरती माता का फोर्स है Fg, और हमारा एक्सेलरेशन नीचे होता है जिसे हम g बोलते हैं, और ये m है। m मास हमारा है, धरती माता हम पे फोर्स लगाती है Fg। कितना लगाती है? Fg। और हमारा एक्सेलरेशन किधर होता है? नीचे।
और न्यूटन सेकंड लॉ कहता है जिन लोगों का मास कांस्टेंट होता है उनके ऊपर आप लगा सकते हो एफ नेट बराबर एम, लगा सकते हो। ये बताओ नेट फोर्स हम पे कितना लग रहा है, एफ जी। मास हमारा कितना है, एम। एक्सेलरेशन हमारा कितना है, जी। इस एफ जी की हमने, तो ये जो नीचे की तरफ लगता है इसी को तो हम वेट कहते हैं। क्या कहते हैं? और वेट कितना होता है, एम जी। कितना होता है, एम जी। चलो ठीक है, अब एफ जी की जगह ये रखो जरा, जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, यही है ना एम जी। एम से एम काटी काटी करके यहां से जी की क्या वैल्यू निकल के आई, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये ध्यान से देखो, जी हमारा नोन है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ये बदलने वाला, मास ऑफ अर्थ बदलने वाली, रेडियस ऑफ अर्थ बदलने वाली, सब कांस्टेंट और सबकी वैल्यू निकाल के लगभग 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया कि नहीं आया? तो जी की वैल्यू 9.81 किससे आई, इससे आई। कुछ बात समझ में आई? ये जी कौन है, वो एक्सीलरेशन तो धरती माता प्रोड्यूस कर रही है, कितना फोर्स लगा के हम पे, एम जी, जिसमें जी कितना है 9.81। आई बात समझ में? हालांकि इस जी की वैल्यू, इस स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ पे अलग अलग जगह क्या आ जाती है, अलग अलग। वो सब हम पढ़ेंगे जब हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन। फिलहाल मुद्दे की बात यह है, धरती माता हम पे एक फोर्स लगाती है, वो फोर्स होता है एफ जी, जिसका फॉर्मूला होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। उसमें ये जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर बन गया है जी, जिसे हम कह देते हैं एम जी, जिसको हम कहते हैं वेट। क्या कहते हैं? क्या कुछ कहानी समझ में आई? हाँ जी। देखो जरा, यही बात यहां पर लिखी है पूरी की पूरी, सेम टू सेम। देखो ग्रेविटी यूजिंग सेकंड लॉ, एफ नेट होता है हमें, एफ नेट की जगह रख दिया एफ जी, मास रख दिया एम, ए की जगह रख दिया जी, एफ जी की वैल्यू रख दी, एफ जी की क्या रख दी, रख दी, एम से एम कट गया, यहां से जी की वैल्यू आ गई। तो वेट कौन होता है, एफ जी और वेट, समझ गए, जिसको हम एम जी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? अब देखो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर तो कौन बन गया, जी। तो कुल मिला के हमारा वेट जो है उसे हम एम जी बोलते हैं, उसका इलेबोरेटेड फॉर्मूला, मतलब अगर आपसे कोई बोले कि वेट क्या होता है भाई साहब, कहना भाई साहब वेट होता है एम जी। कितना होता है? और इसका इलेबोरेटिव फॉर्मूला चाहिए तो फिर जी की जगह पे रख दो जी एम ई अपॉन, तो निकल के आ जाएगा जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मेट है ना वेट का, वो हम लॉज ऑफ मोशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हम इस्तेमाल करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में। कहां इस्तेमाल करेंगे? और ये वाला जो फॉर्मेट है ना एम जी, ये हम इस्तेमाल करेंगे कहां पर, लॉज ऑफ मोशन। है वो एक ही, है वो एक बार सर ग्रेविटेशन में तो आपने बड़ा तो फॉर्मूला बताया था, यहाँ तो छोटा सा था एम जी। अरे चाचा, उसमें जो जी था वो कितना था, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। कहो ना, ये मास है, धरती माता नीचे खींच रही है एम जी, उतने ही मास, उतने ही फोर्स से हम किसे खींच, भाई मैंने क्या कहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स या दुनिया के सारे फोर्स किसको फॉलो करते हैं, एक्शन रिएक्शन। अरे किसको? तो फिर सर ये वेट धरती माता को ऊपर आ जाना चाहिए, बेटा धरती माता तो बहुत बड़ी है ना, उसके ऊपर हमारे फोर्स से क्या फर्क पड़ रहा होगा। हालांकि ये मत, ये नहीं कह सकते लग नहीं रहा है, लग रहा है, मना मत कर देना, छोटा है तो क्या हुआ, समझ गए। आपको एक और मजे की बात बताऊं, है मैं ले गया क्या नाम है तुम्हारा, विवेक, वो गड़बड़ करता है ना, और गड़बड़ करने के बाद आके बताता हूं मैंने गड़बड़ कर ली। विवेक को मैं ले गया छत पे बेला फुसला के, और मैंने इसे दे दिया धक्का। जब मैंने ऐसा धक्का दिया, मेरे साथ छत पे मत जाना, आई हैव मेनी एक्सपेरिमेंट्स टू परफॉर्म एंड आई एम सर्चिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट। मैं ले गया इसे छत पे, कुंजुम जी समझ रहे हैं आप, छत पे ले गया, और विवेक भाई को जब मैं छत पे लेके गया, मैंने दे दिया उसे धक्का। अब धक्का दिया तो विवेक भाई जाए नीचे, लोग कह रहे देखो धरती माता ने विवेक को खींच लिया। विवेक जाने से पहले क्या कर रहा है, मैं सिर्फ नीचे नहीं आया हूं, धरती माता भी ऊपर आ रही है। और सच बात बता रहा हूं, थोड़ी सी धरती माता ऊपर आती है, लेकिन वो इतनी कम आती है, इतनी कम आती है, इतनी कम आती है, इतनी कम आती है कि मैं क्या बताऊं कितनी कम आती है, लेकिन आती। क्यों नहीं आती होगी? क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। लेकिन भाई का मास क्या है, कम, उतने फोर्स में भाई तो खत्म हो गया, बोलो। लेकिन धरती माता इतनी सी ऊपर आई,
लेकिन धरती माता ये नहीं कह सकते नहीं आई है। आप चाहे जाके कूद के देख लो, नहीं आई बात समझ में? क्यों आ रही है ऊपर? क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ। धरती माता हम पे आगे हमारी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे तो हम भी धरती माता पर। मैं बिल्कुल कायदे के हिसाब किताब की बात बता रहा हूं। फिर ये डायग्राम उन महारथियों के लिए बना है जो महारथी ये याद कर लेते हैं एमजी नीचे होता है। अभी यहां खड़े हैं तो एमजी नीचे है। एक बालक मुझे कुछ दिनों पहले मिला और उसने मुझे कहा सर अगर देखो एमजी तो नीचे होता है। मैंने कहा, मैंने बोल दिया हाँ होता है। अब देखो उसने मेरे साथ क्या कबड्डी खेली। फिर तो सर जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो नीचे गिर जाने चाहिए। मैंने कहा, फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा फिर तो यहाँ के लोग ऐसे रहते होंगे। उनने याद कर रखा नीचे होता है। नीचे नहीं होता, अर्थ के सेंटर की तरफ होता है। किस तरफ होता है? देखो जब हम सीधे खड़े होते हैं ना तब अमेरिका वाले बेचारे उल्टे खड़े होते हैं। आई बात समझ में? दूसरी तरफ है ना ग्लोब के, मतलब हम एक्चुअली यहां रहते हैं, लगभग यहां रहते हैं कि नहीं रहते हैं? और वो कहां रहते हैं? क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो जब बाहर अर्थ के बाहर जाके देखोगे, जब तक अर्थ पे रहोगे तो कहां लगेगा? नीचे, क्योंकि अर्थ का सेंटर कहां है? नीचे है। अरे बोलो ना। लेकिन जब बाहर से जाके देखोगे, बड़े पर्सपेक्टिव में देखोगे तो सेंटर की तरफ लगता है। ये एमजी किधर लगता है? इसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, या फिर वेट। अब मैं इंक्लाइन प्लेन पर वेट को रिजॉल्व करके दिखा रहा हूं। जो भी मैंने बनाया था अभी डायग्राम, यही था ना वो। और ये रेजोल्यूशन में आपको पहले भी करके दिखा चुका हूं, वेक्टर में भी दिखाया था। एमजी कहां लग रहा है? नीचे। कहां लग रहा है? नीचे। इस एमजी का देखो, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है। क्यों थीटा है? दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा, तो उन पर डाले गए। देखो इसके परपेंडिकुलर कौन है? ये। और इसके परपेंडिकुलर कौन है? ये। इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या हो जाएगा? ये बात मैंने आपको वेक्टर में सिखा दी थी। तो ये वाला एंगल हो जाता है थीटा। जिस तरफ थीटा उस तरफ एमजी cos थीटा, जिस तरफ थीटा नहीं उस तरफ। तो समझो जब आपका ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन पे रखा रहता है ना, तो उस ब्लॉक पर दो फोर्स लग रहे होते हैं। एक फोर्स जो इस इंक्लाइन प्लेन को नॉर्मल डायरेक्शन में क्या कर रहा होता है? पुश। क्या कर रहा होता है? नॉर्मल डायरेक्शन में क्या कर रहा होता है? और एक फोर्स ऐसा होता है जो कि क्या कर रहा होता है? उसे नीचे खिसकाने की कोशिश कर रहा होता है। उसे देखो ये है ना, एक फोर्स इसे कहां खिसकाने की कोशिश कर रहा है? नीचे। वो कौन है? mg sin थीटा। और एक इस इंक्लाइन प्लेन को ऐसे पुश कर रहा है नॉर्मली। तो ये बाबूजी और ये बाबूजी दोनों ही इस वर्टिकल वाले फोर्स के क्या है? कंपोनेंट। क्या है? तो ये mg के दो कंपोनेंट कर रखे हैं, समझाने का। अच्छा, ये mg cos थीटा mg sin थीटा बच्चा रट लेता है अच्छे से। उसे पता चल जाता है mg sin थीटा खिसकावत है और mg cos थीटा उसे दबावत है। याद कर लिया? और सवाल वाला जो है वो कुछ नहीं करता, इस थीटा की जगह ये थीटा दे देता है। हाँ जी, फिर 0 नंबर आवत है। हाँ भाई, मास्टर पे आरोप लगावत है। हाँ, मास्टर गलत पढ़ावत है। बोलो भाई। हाँ जी, नहीं आई बात समझ में? तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि mg cos थीटा mg sin थीटा वाला नाटक केवल तब चलेगा जब आप mg cos थीटा mg sin थीटा वाला नाटक तब काम करेगा जब आप एंगल किसके साथ लो? हॉरिजॉन्टल के साथ। क्लियर है? mg cos थीटा इज पुशिंग इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलरली, mg sin थीटा इज ट्राइंग टू स्लाइड ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। इतनी बात आप mg के बारे में जानते हैं, बहुत जानते हैं। पहले बताओ mg कैसा फोर्स है? फील्ड फोर्स है। हमेशा किधर लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। उसके होते हैं दो कंपोनेंट। अगर इंक्लाइन प्लेन पे रखा है तो, और खिसकाने वाला mg sin थीटा, दबाने वाला mg cos थीटा। और इस mg की असलियत कौन है? g की वैल्यू कौन है? gme अपॉन re स्क्वायर। वो हमने अभी रख नहीं रखी, अदरवाइज रख देंगे तो फिर पूरा हो जाएगा gmem अपॉन re स्क्वायर। इसी को थोड़ा सा घर में चिंटू बोल देते हैं, ऐसे उसे बोल देते हैं mg। क्या बोल देते हैं? mg। क्या आपको बात समझ में आई? फिर आता है टेंशन फोर्स। क्या आता है? टेंशन फोर्स। ये बहुत प्यारा फोर्स है। तो पहली बात तो टेंशन फोर्स कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स। ऑब्जर्व्ड इन रोप, स्ट्रिंग, बेल्ट, चेन, रॉड्स। किस किस में? रोप में, रस्सी में, स्ट्रिंग में, धागे में, बेल्ट में, चेन में, रॉड में।
जो रॉड होती है, कोई सिंपल रॉड है, ये इस रॉड में भी क्या है, टेंशन है। अगर मैं इससे किसी चीज को ऐसे टांग दूंगा, उसमें भी क्या आ जाएगी, टेंशन। पढ़ेंगे धीरे धीरे। इट कैन ऑलवेज पुल बट कैन नेवर पुश। यस सर, रॉड तो पुश कर देती है। रॉड जिस फोर्स से पुश करती है, फिर उसे टेंशन नहीं कहते, उसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने इस रॉड के इधर किसी चीज को बांध दिया और ऐसे खींच के ले गया, तो ये किससे खींच के ले गया? टेंशन से। किससे? फिर मुझे इसे दबाना, तो मैंने ऐसे कर दिया। ये यानी कि रॉड एक ऐसा आइटम है जिस आइटम में टेंशन भी है और नॉर्मल। लेकिन धागे में, धागे के पास सिर्फ टेंशन है, धागे के पास क्या नहीं है? नॉर्मल रिएक्शन नहीं। समझ रहे हैं? मैंने ली एक रस्सी, मैंने रस्सी कुशल जैन के गले में डाली, अब मैंने उसे खींचा, कुशल जैन कहे करता हुआ, बिकॉज रस्सी कैन पुल। अब मैं चाहूं कि कुशल जैन वापस चला जाए, मैं रस्सी को ऐसे करूं, रस्सी मुड़ जाएगी, जिसे कहते हैं रस्सी का स्लैक होना। क्या कहते हैं? रस्सी का स्लैक होना। एंड रस्सी कैन नेवर पुश। अब तो बिस्किट ही फेंकना पड़ेगा। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था सर? इतनी भद्दी। अच्छा बच्चा, अच्छा पढ़ता है, ऐसे नहीं करते। हाँ नहीं तो। आपको बात समझ में आई? मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि रस्सी कैन नेवर पुश, इट कैन ऑलवेज पुल। हमेशा टेंसाइल फोर्स लगेगा, खींचने वाला फोर्स लगेगा। पक्की बात है? ऑलवेज एक्ट अलोंग लेंथ ऑफ रोप, स्ट्रिंग, चैन, बेल्ट, रोप। चेन हो, बेल्ट हो, रॉड हो, सबकी लेंथ के अलोंग लगेगी। जैसे अगर हमारे पास एक रस्सी है, इस रस्सी से एक ब्लॉक टंगा है, तो उसमें जो टेंशन पैदा होगी वो हमेशा इस धागे के अलोंग होगी। कभी ऐसी टेंशन नहीं आएगी है, कभी ऐसी टेंशन पैदा नहीं होगी। ये लो भाई साहब, ये लो टेंशन। टेंशन हमेशा क्या आएगी? हमेशा धागे के अलोंग। कैसे आएगी? धागे के। तो हमेशा धागे के अलोंग ही टेंशन आने वाली। क्या समझे? समझ में आया? ओके। जैसे कभी मैंने ये दो पुली लगा दी, अभी अगली क्लास में आपको पुली उली का सेटअप भी थोड़ा सा दिखाएंगे। एक ब्लॉक यहां टांग दिया, अब इस पूरे धागे में टेंशन कैसी होगी वो अभी हम सीखेंगे। अब टेंशन लगती कैसे है वो थोड़ा आपको समझाना चाह रहा हूं, और टेंशन के बाद हम नॉर्मल रिएक्शन पे बात कर लेंगे थोड़ी सी, और फिर चलते हैं। देखो टेंशन लगती कैसे? टेंशन लगती है हमेशा खींचने वाला फोर्स है और धागे के अलोंग लगती है। अब कहानी यहां से शुरू करते हैं। M1 इसका नाम है और इसका नाम है M2। M1 को बुलाया धरती माता ने। किसने बुलाया? धरती माता ने। कितना फोर्स लगा के? M1G। कितना? M1G। बुलाएंगे धरती माता। ब्लॉक ने कहा मैं तो जाऊंगा। ब्लॉक ने क्या कहा? मैं तो जाऊंगा। कौन रोकेगा उसे? धागा। ऊपर की तरफ क्या लगा के? टेंशन। क्या लगा के? टेंशन। ब्लॉक ने धागे पे लगाई, सॉरी धागे ने ब्लॉक पे लगाई टेंशन ऊपर, बदले में ब्लॉक, न्यूटन थर्ड लॉ है, बदले में ब्लॉक धागे पे टेंशन किधर लगाएगा? नीचे। अब धागा क्या कह रहा है? मैं तो जाऊंगा। बोलो। अब ध्यान से सुनना, ये जो पुली वाला पूरा सेटअप है, और है ना, तो पुली क्या कहेगी धागे को? नहीं जाने दूंगी। पुली क्या कहेगी धागे को? नहीं जाने दूंगी। जैसे अगर मैं यहां की बात करूं, इस वाले सेटअप को तोड़ के दिखाता हूं आपको, इसको पूरा तोड़ के दिखा देता हूं आपको कि है क्या, चल क्या रहा है ना। ये सेटअप आप तोड़ के देख लोगे तो आपको पूरी अंदर की कहानी समझ में आ जाएगी। देखो ये ब्लॉक है ना, इसको मैंने यहां बुला लिया अलग से। ये धागा है ना, इसको यहां रख दिया, और ये छत है ना, इसको यहां रख दिया। क्या आपको तीनों चीजें अलग अलग दिखाई दे रही हैं? ये किधर लग रहा है? MG। इसे रोकेगा कौन? धागा। क्या लगा के? टेंशन ऊपर, बदले में ब्लॉक धागे पे टेंशन लगाएगा नीचे। धागा क्या कहेगा? मैं तो जाऊंगा। कौन रोकेगी? छत। अरे धागे जाके बातें मत बनाओ, मुझे रोको। छत ने टेंशन लगाई ऊपर, बदले में इसने छत पे टेंशन लगाई। अब जिसके घर की छत कह रही हो मैं तो जाऊंगी, उससे कुछ व्यवस्था देख लेनी चाहिए। वो तो छत है ना, उसको तो सपोर्ट दी है ना साइड से, वो थोड़ी कहेगी जाऊंगी।
ऐसे कैसे जाएगी? पैसे लगाए हैं, हाँ, इतना आरसीसी का काम कर रखा है, कॉलम लगाए, बीम लगाए, तू कह रही है मैं तो जाऊंगी? है, बस 1 मिनट रुक जा जरा, काम की चीजें निकाल लूं। आ रही है बात समझ में? ऐसे फोर्सेस लगते हैं। अब मेरे से, मैं एक बालक को पढ़ा रहा था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्यों भाई धागे में टेंशन किधर है? कोई कह रहा ऊपर, कोई कह रहा नीचे। भाई धागे में टेंशन ये देख के बताई जाएगी कि कौन से ऑब्जेक्ट पे पूछी गई। कौन से ब्लॉक पे किधर लग रही है टेंशन? ऊपर। ब्लॉक पे किधर लग रही है? धागे पे किधर लगी है? दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी। और छत पे किधर लग रही है? नीचे। समझ गए? किसी से पूछो, बताओ इस डायग्राम में टेंशन किधर है? आधी क्लास ऊपर, आधी नीचे। अबे पागल आदमी, ये तो पूछ लेने दो किस पर ऊपर नीचे करना चाहिए। नाम क्या है? पूछा ही नहीं किसका। बता रहे हैं किसी का भी, जिस जिसका दिल दिल में है अपने नाम है। हाँ समझ रहे? मुझसे किसी ने पूछा, मैंने भी बता दिया उसका नाम, जिसका नाम मेरे दिल में है। माँ का नाम मेरे दिल। आप समझ चुके हो मुझे, अब मुझे सारी ट्रिक समझ में आ गई। नई ट्रिक नहीं लाऊंगा अगली क्लास से, आपको समझ में आ गया ये? तो टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग लेंथ ऑफ चेन, बेल्ट, रोप, जो कोई भी है उसकी लेंथ के अलोंग लगे। आई बात समझ में? सेल्फ एडजस्टिंग इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड विद अ मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू। टेंशन की ना धागे में एक मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू होती है, उसके बाद वो टूट जाती है। लेकिन उससे पहले उसके अंदर जो टेंशन फोर्स आता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। जैसे आपने 2 किलो का मास टांगा, उसमें टेंशन 2 किलो को झेलने के लिए आ जाएगी। 4 किलो टांग दिया, 4 किलो के हिसाब से आ जाएगी। 6 किलो टांग दिया, 6। अब देखो, अभी बताओ इस धागे में टेंशन क्या? काफी ज्यादा है ना? अब देखो मैंने ये हटा दिया, इसमें से एक वेट निकाल दिया, टेंशन क्या हो गई होगी? कम। एक और निकाल दिया, क्या हो गई? मैं क्या टेंशन भाई ओ धागे, तुझे कौन बता रहा है ये सब? कहते जी अपना तो ऐसे ही है, अपना दिमाग बहुत तेज है। मैं क्या करते हो तुम? कह रहे भाई साहब जैसी जरूरत हो माथा देख के तिलक लगाते, माथा देख के, गला देख के हार पहना देते। हमारा तो ऐसे ही है। मैं कहा बहुत ही सही। मांग देख के सिंदूर तो नहीं भरते थे? हाँ भाई, ये सब मत करना बेटा, लोग भी तुम्हारे गाल देख के झापड़ी झापड़ मारे। वेट, अरे उसको बस हंसने ही आ रहे हैं। ये वेट है, ये नया था। है तो बहुत सारे, मैं बचा के रखता हूँ, खत्म हो जाएंगे तो फिर अगले बैच में क्या चलाऊंगा। ये मैं वेट क्या करता जा रहा हूँ? कम। टेंशन भी क्या होती जा रही है? तो टेंशन के पास है अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसी जरूरत हो वैसी लग जाती है। लेकिन तो 0 से लेके एक मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू तक टेंशन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। समझ गए? कुछ भी। और ये भी न्यूटन थर्ड लॉ को क्या करता है? फॉलो। जो डायग्राम फाइग्राम बनाया सब यहाँ बने। एक छोटी सी बात मुझे आपसे, नॉर्मल रिएक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, एंड इट कैन ऑलवेज पुश बट कैन नेवर। आई बात समझ में? नॉर्मल रिएक्शन मतलब धक्का। नॉर्मल रिएक्शन मतलब आपने किसी को पकड़ा, जो मैंने दिया था अभी छत पे ले जाके क्या लगाई थी उस पे? समझ गए? और नॉर्मल रिएक्शन का नाम नॉर्मल रिएक्शन क्यों? क्योंकि ये हमेशा कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस के नॉर्मल लगता है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, मतलब अगर ये देखो ना, अगर ये इंक्लाइन प्लेन ऐसा है ना, ऐसा है ना इंक्लाइन प्लेन है, तो इस इंक्लाइन प्लेन पे अगर मैंने एक ब्लॉक ऐसे रख दिया तो ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इधर, ये बदले में इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इधर, और दोनों क्या होंगे? कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। कैसे होंगे? वही फ्रिक्शन कैसा होता है? फ्रिक्शन पढ़ेंगे, वो हमेशा होता है कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल। इस पे लगेगा फ्रिक्शन पीछे, इस पे लगेगा आगे। क्या आपको बात समझ में आई? तो वो कौन सा फोर्स है जो कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है? और वो कौन सा फोर्स पढ़ते हैं जो हमेशा कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल होता है? वो कौन सा फोर्स है जो हमेशा किसी थ्रेड के रोप की लेंथ के अलोंग लगता है? वो कौन सा फोर्स है जो मैकेनिक्स में बिना छुए लग जाता है? तो जब मैं फोर्सेस की बात करूं, वो कौन सा फोर्स है जो हमेशा केवल पुल कर सकता है, पुश नहीं कर सकता है? कुशल जैन बताएंगे। टेंशन। हम तो समझ गए होंगे। वो कौन सा फोर्स है जो केवल पुश कर सकता है, पुल नहीं? कभी ऐसा किया, किसी को धक्का दिया और उसके बाद ऐसा कर दिया? ऐसा होता है क्या?
ऐसा ये शक्ति तो भगवान ने दी ही नहीं ना, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन कैन ऑलवेज बट कैन नेवर। दुनिया में केवल ऐसी एक ही चीज है जिसको ये शक्ति प्राप्त है, रॉड। रॉड एक ऐसी चीज है, वो भी दूसरी तरफ अगर उसको बांध दो तो, है ना, रॉड से आप किसी चीज को खींच भी सकते हो। और नहीं आई बात समझ में? हाँ जी, एक बंदूक की नली, उसकी वेल्डिंग कर दी मैंने तुम्हें तुम्हारे पीछे पीठ में, अब वो बंदूक की नली तुम्हें, दर्द बहुत होगा सच बता रहा हूं। हाँ, काफी हिंसक मास्टर है। क्या आपको थोड़ा थोड़ा टेंशन के बारे में समझ में आया? ऐसा है, मैं ये सोच रहा था कि आज ना आप टेंशन फोर्स के बारे में ना सिर्फ यहां तक लिखना, यहां तक, ये यहां तक निशान लगा दो, यहां तक बस। नीचे डायग्राम मत बना, डायग्राम मैं बनवाऊंगा खुद, डायग्राम मैं बनवाऊंगा सोने सोने। लिख लोगे? कुछ मजा आया? वाह, बहुत सुंदर। एक फटाफट से एक मिनट, दिव्या बोहारे, हरियाली कुशवाहा, महिमा भूरिया, संचिता गर्ग, आदर्श नरवरिया, आदर्श समाधिया, आलेख यादव, अक्षत सिंगल, अन्वेश शर्मा, आयुष टुटेजा, देव गुप्ता, ध्रुव सिंह गुर्जर, कोई है इनमें से? कृष लोकवानी, राज मुदगल, ऋषभ भदौरिया, सात्विक अग्रवाल, विजित प्रताप सिंह, पार्थ शर्मा, रिद्धिमा गुप्ता, शाइनी बजाज, वंश शर्मा, कोई है इनमें से? बेटा आज होमवर्क डिफॉल्टर बहुत सारे हैं, आज तो उन्हें हमने क्लास में बैठने दिया, अगली क्लास में इन सब होमवर्क डिफॉल्टर्स को हम बैठने नहीं देंगे, ध्यान रखना, समझ रहे? हाँ, ये प्रियांशु शर्मा, विवेक यादव, युवराज साहू और वृंदा दीक्षित अगली क्लास में बैठने नहीं देंगे। दूसरा, जिसकी आज ये क्लास छूट गई है, ये जितने लोग हैं, अगर वो आपके संपर्क में हो तो आप उन्हें बता देना, अगली क्लास यानी कि कल उन लोगों को आने से पहले